हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। इस वीक हम 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट ऑर्डर ऑन आनंद मैरिज एक्ट। तो आनंद मैरिज एक्ट अपने आप में ये कंसेप्ट जो है इतना पॉपुलर नहीं है, बट इसको लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैव डायरेक्टेड 17 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज टू फ्रेम रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सिख मैरिज अंडर द आनंद मैरिज एक्ट। और ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में टाइमलाइन भी मेंशन है दैट इज 4 मंथ्स, कि 4 मंथ्स के अंदर दे हैव टू मेक द रूल्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिख मैरिज under this Anand Marriage Act. Now, while this particular interim registration under the existing laws, if we see under the existing law, the interim registration के लिए we have the provision. But many critics have noted that this law in itself, this act in itself is insufficient and there are major gaps under this particular act. So first we will see ki what is this Anand Marriage Act. So there is a concept called Anand Karaj. This Anand Karaj in Sikh faith, it means blissful union. This performed before the Guru Granth Sahib. As we all know, Guru Granth Sahib, it is the last Guru. Okay, so in Sikh religion we have the Guru Parampara. So Guru Granth Sahib, it is recognized as a last Guru. तो इस Guru Granth Sahib के सामने 4 lavans, that is hymns, composed by the Guru Ramdas. ठीक है, सो यहाँ पर हम इस तरीके से मान सकते हैं जैसे हिंदू मैरिज में अग्नि को साक्षी मान के यहाँ पर दोनों एक होते हैं, शादी के बंधन में बनते हैं। उसी तरीके से वी हैव इन सिख रिलीजन गुरु ग्रंथ साहिब के सामने ये जो सेक्रामेंट है ये परफॉर्म होता है, मैरिज का सेक्रामेंट। नाउ रिचुअल, व्हाट इज द रिचुअल? द रिचुअल इज दैट कि कपल वॉक्स अराउंड द गुरु ग्रंथ साहिब 4 times एंड सिंबलाइजिंग द स्पिरिचुअल जर्नी। सो दे सिंपलाइज दैट कि अब दोनों साथ में आकर एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो साथ में चलेंगे। तो ये एक बंधन में बंध रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी पे दोनों अब यहाँ से चलेंगे। अब ये एक्ट जो है ये 1909 में आया हुआ है। अब इट इनेक्टेड आफ्टर सिख कम्युनिटी डिमांडेड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डिस्टिंक्ट मैरिज राइट्स की मैरिज में, सिख मैरिज के लिए एक अलग से यहाँ पे उनका कल्चर है तो उसके लिए एक अलग सा लॉ होना चाहिए, इसलिए 1909 में ये लॉ आता है। इसका मेन पर्पस ये था कि सिख मैरिज जो कि आनंद कराज के थ्रू हो रही है, उस आनंद कराज से की जो सेरेमनी हो रही है इसको रिकॉग्नाइज करें। अब लेकिन इसकी लिमिटेशन ये थी कि 1909 का ये जो लॉ था ये रजिस्ट्रेशन की बात कहीं पर भी नहीं करता था। 2012 में इसी रजिस्ट्रेशन का जो एक बहुत मेजर गैप था कि हाँ आप मैरिज तो रिकॉग्नाइज कर रहे हो लेकिन कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन नहीं है। सो 2012 अमेंडमेंट से सेक्शन 6 इंट्रोड्यूस करा दैट सीज देयर शुड बी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ आनंद कराज मैरिजेस एंड इट एम्पावर्ड द स्टेट गवर्नमेंट कि वो अपने अपने स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। Now, once registered, no need for re-registration under any other law. Now, why here any other law is important? Because if we see Hindu Marriage Act में the हिंदू की definition में we can see कि हिंदू के साथ में सिख, बुद्धिस्ट, जैन, सिख को भी रखा गया है, सिख कम्युनिटी को फॉलो करने वाले लोगों को भी रखा गया है। ठीक है, सो इसीलिए अगर आनंद मैरिज एक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट या किसी और इस मैरिज एक्ट, फॉर एग्जांपल स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो 2012 का जो अमेंडमेंट था ये अगर हम देखें तो सारे स्टेट्स को रूल्स बनाने थे, लेकिन आज भी मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है उन्होंने अभी तक रूल्स नहीं बनाए हैं। इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 4 मंथ्स के अंदर रूल बनाने के लिए सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा है। अब यहाँ पर विदाउट रूल्स हो ये रहा है कि सिख कपल लेफ्ट विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट्स, बिकॉज जो सिख रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो आनंद कराज सेरेमनी आनंद कराज सेरेमनी जो है इसे फॉलो कर रहे हैं। नाउ दिस इज कॉजिंग अ problem for the Sikh couples. How? Because without marriage registration they don't have marriage certificates, and without marriage certificates residence, maintenance, inheritance, succession,
ठीक है, इन सारे ही अलग अलग स्फीयर्स में उन्हें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही बिकॉज दे डोंट हैव मैरिज सर्टिफिकेट्स। नाउ 2022 में एडवोकेट अमनजोत सिंह चड्ढा, ठीक है, ओरिजिनल ही इज फ्रॉम नैनीताल, ही मूव द पिटिशन and he highlighted the states, the different states and union territories in action, and because of that there is a denial of a statutory right and unequal access. सो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में यहाँ पर जजमेंट दिया है। सो दे डिक्लेयर कि जो रजिस्ट्रेशन का राइट है इट इज द पॉजिटिव राइट, एंड स्टेट्स को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रूल्स बनाने हैं। उसके साथ में दे ऑल्सो क्लैरिफाइड कि एप्लीकेशन कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड ओनली बिकॉज रूल्स आर पेंडिंग। तो एक इंट्रीम भी रिलीफ मिल गया है कि अब जो सिख कपल है जिन्होंने आनंद कराज सेरेमनी से मैरिज किया हुआ है वो एप्लीकेशंस दे सकते हैं, और यहाँ पे स्टेट्स के पास में कंपल्शन होगा कि उनकी मैरिज को रजिस्ट्रेशन करें। रूल्स नहीं है ये साइड करके आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, एप्लीकेशन स्पेसिफिकली बताया हुआ है। एंड कोर्ट ऑल्सो स्ट्रेस्ड इन अ सेक्युलर फ्रेमवर्क मैरिज सोलमनाइज्ड बाय आनंद कराज मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द सेम फुटिंग एज अदर्स। तो जैसे अदर फेथ में, अदर रिलीजन में रजिस्ट्रेशन पे इक्वल जो जो प्रोटेक्शन मिलते हैं वही इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो सिख कपल्स को भी यहाँ पर मिलेंगे। नाउ हेल्ड दैट फेलियर टू फ्रेम रूल्स, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि अगर रूल्स आपने जो फ्रेम नहीं करे हैं उसके कारण इट विथहोल्ड द एविडेंशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव held that the failure to frame rules withholds evidentiary and administrative benefits। ठीक है कि कहीं ना कहीं अगर ये रजिस्ट्रेशन होता है तो एज अ एविडेंस भी सर्व होगा मैरिज का, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स भी इससे काफी होंगे। नाउ बट स्टिल देयर इज अ डिबेट, द डिबेट इज रिगार्डिंग the Hindu Marriage Act and the Anand Marriage Act. So most Sikh couples still register under the Hindu Marriage Act of 1955 only, because under the definition of Hindu we have Sikh also. Now Anand Marriage Act 1909 and the amendment of 2012 plus this SC's direction, now it is a symbolic recognition only। ठीक है, स्टिल अगर सिख कपल के लिए या सिख कम्युनिटी के लिए देखें तो कंप्लीट लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। व्हाई? बिकॉज इंटरेस्टिंग, अगर हम गैप्स की बात करें तो आनंद मैरिज एक्ट जो है ये सिर्फ एक पेज का ही एक्ट है, ठीक है, जिसके कारण इसमें डिवोर्स, कस्टडी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, इन सारी चीजों को एड्रेस किया ही नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सिख सीकिंग डिवोर्स, अगर किसी सिख कपल को डिवोर्स चाहिए सो दे हैव टू अप्रोच अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। उसके बारे में उसके साथ ही ये भी कहा गया है अगर कम्युनिटी का भी कंसर्न अगर हम देखें, जैसे अकाल तख्त जो है या बलजीत सिंह डरावाल है जो कि प्रीचर है, इनका यही बोलना है कि जो एक्ट है ये अपने आप में बहुत छोटा एक्ट है, ठीक है, अपने आप में केवल 10 प्रोविजंस हैं, एक पेज का एक्ट है। भाई हिंदू मैरिज अगर देखें तो मोर देन 100 पेजेस यहाँ पर है जो कि अपने आप में डिटेल्ड और सारे एस्पेक्ट को कवर करता है। सो अपने आप में ये एक्ट जो है हाफ हार्टेड है और सिर्फ एक सिंबॉलिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल ये एक्ट अपने आप में नहीं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जिस तरीके से अलग अलग रिलीजन जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज को डिफरेंट रिलीजन और उनके अपने अपने पर्सनल लॉज है, एक्ट है, वैसे ही सिख के लिए भी अपने आप में कम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क या एक एक्ट होना ज़रूरी है। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर सेकेंड टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग वक्फ एक्ट। अब वक्फ एक्ट से रिलेटेड पहले हमने वक्फ बिल, फिर वक्फ एक्ट से रिलेटेड और इससे रिलेटेड जो पिटीशन फाइल हुई थी इसके बारे में हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स कुछ पिछले हमारी वीडियोस में डिस्कशन कर दिया। तो ऑलमोस्ट 5th-6th टाइम हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इट? बिकॉज नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑन 15th September दे स्टेट उन्होंने बहुत सारे जो की प्रोविजन थे उस पर उन्होंने स्टे लगा दिया है जो कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के थे, इंक्लूडिंग द वाइड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, including the 5-year practice requirement, including the limits of non-Muslim members in Waqf bodies. अब this interim order will remain until the constitutional validity of the law is decided. तो कंप्लीट लॉ जो है इसको इनवैलिडेट तो नहीं करा है, लेकिन एक इंटरिम ऑर्डर देकर जो कुछ प्रोविजंस थे उन पर स्टे लगाया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। तो कौन कौन से प्रोविजन है? सबसे पहला पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दैट इज अंडर सेक्शन 3C। तो इसमें ये था कि
इंक्वायरी बाय कलेक्टर होंगी और प्रॉपर्टी जो है वो इमीडिएटली इट सीज टू बी वक्फ प्रॉपर्टी। तो अगर कलेक्टर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर वक्फ का राइट नहीं है और वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होती है या इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होती है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और ये डिसीजन कौन लेगा और वो ये डिसीजन कौन लेगा, दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय द कलेक्टर who is the part of the state government itself. Now Supreme Court state the property retained worth status and until the final decision, because pendency के टाइम पे भी प्रॉपर्टी को एज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना था कि आप डिसीजन आने के पहले ही एक चीज, आप डिसीजन आने के पहले यही डिसाइड कर दे रहे हो कि प्रॉपर्टी किसके पास में रहेंगी। दिस इज इन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चनेबल थिंग। नाउ कलेक्टर पावर जो है, कलेक्टर पावर टू अल्टर रेवेन्यू एंड वफ रिकॉर्ड ऑल्सो दे हैव स्टेट दिस, बिकॉज यहाँ पर अगर डिस्प्यूट होती है तो पार्टीज कौन रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट एंड द वफ। अब यहाँ पर कलेक्टर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉई है, इसके लिए आप अगर कलेक्टर को पावर देते हो कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड को अल्टर कर सकता है, वफ रिकॉर्ड को अल्टर कर सकता है, तो ये पावर भी अपने आप में काफी ज्यादा unjustified होंगी। It will violate the principle of natural justice. Now, court entrusting revenue officers with property titles is a prima facie arbitrary. So, court says that कि आप रेवेन्यू ऑफिसर्स को इंटरेस्ट कर रहे हो यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइटल्स के साथ में, अपने आप में आर्बिट्री चीज होगी और यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। सो वफ नॉट डिस्पोजेस्ड बट नो थर्ड पार्टी राइट टिल द ट्रिब्यूनल डिसाइड्स। उसके अलावा जो मुस्लिम मेंबर्स है उन पर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है। नाउ लॉ अलाउड द पोटेंशियल नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी। ठीक है, अगर हम लॉ को देखें, जो वफ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, अगर हम इसको देखें तो उसमें ये चांसेस बनता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी भी हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है कि अगर सेंट्रल वफ काउंसिल है जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, इसमें मैक्स टू मैक्स 4 नॉन मुस्लिम मेंबर्स ही हो पाएंगे, और वही स्टेट वफ बोर्ड जहाँ पे 11 मेंबर्स होते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन यहाँ पर ये थी कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपको वफ की देनी है तो यहाँ पर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इस्लाम जो है 5 साल से ज़्यादा, 5 ईयर से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड किया है। उसके अलावा इसको माना है कि दिस विल बी आर्बिट्री एंड डिस्क्रिशनरी। सो सुप्रीम कोर्ट स्टेट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑल्सो। उसके अलावा एंड ऑफ वफ बाय यूज। अब वफ बाय यूज एक नया कंसेप्ट लेकर आए थे इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो यहाँ पे द अर्लियर प्रिंसिपल वाज दैट कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ लैंड फॉर मुस्लिम रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस, ठीक है, इट विल बी वफ इवन इफ इट इज अनरजिस्टर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन पे स्टे लगाने से मना कर दिया। तो अभी तक हमने वो सारे प्रोविजंस देखे जिस पर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। अब वो प्रोविजंस की हम बात करेंगे कि प्रोविजंस की जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने के लिए यहाँ पे अभी के लिए इंटरिम ऑर्डर के लिए तो अपना अफर्मेशन नहीं दिखाया है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वाज दैट कि वफ बाय यूज, पहले कंसेप्ट रहता था वफ बाय यूज का कि अगर कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं फॉर द वफ, तो यहाँ पर प्राइमा फेसी ये मानेंगे कि ये वफ की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, इवन दो दैट इज अ इंक्रोचमेंट। तो इस प्रोविजन को कंटिन्यू रखा है कि अगर आप इंक्रोच करके उसको वफ ऐसे यूज कर रहे हो तो ये अपने आप में इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड ही होगा, इसको हम वफ प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। नाउ गवर्नमेंट कंसेप्ट मिसयूज टू इंक्रोच गवर्नमेंट लैंड। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये स्पेसिफिकली आर्ग्यू करा। सो देयरफॉर दे सेड नो प्रिमा फेसी केस एंड द प्रोस्पेक्टिव एबॉलिशन स्टैंड्स, ठीक है। उसके अलावा लिमिटेशन एक्ट जो है 1995 एक्ट जो है वफ एक्ट अगेंस्ट इंक्रोचमेंट विदाउट टाइम लिमिट, ठीक है, लेकिन 2025 में यहाँ पर अगर आपका कोई क्लेम है सो दैट शुड बी फाइल्ड विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। सो अब लिमिटेशन जो है वो वफ बोर्ड पे या प्रॉपर्टी पर भी बराबर एप्लीकेबल होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये जो इंटरिम ऑब्जर्वेशन है दिस आर प्रीमा फेसी, ठीक है, पार्टीज आर फ्री टू रेज द डिटेल चैलेंज इन द फाइनल हियरिंग, ठीक है। तो आगे इस मैटर में और भी डिस्कशन चलेगा फाइनल ऑर्डर आने तक। अगर इसमें और कोई अपडेट आती है तो वो भी हम आगे कवर करेंगे। नाउ विल मूव टू आवर थर्ड टॉपिक दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉरेन डिवोर्स ऑर्डर इन इंडिया। तो रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट ने
ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने जो एक जजमेंट दिया था रिगार्डिंग डिवोर्स दैट इज बेस्ड ऑन द इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज, इसको इनवैलिड माना है और इसको इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज करने के लिए मना कर दिया है. नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इन 2023 Supreme Court have recognized the irrevocable breakdown of the marriage as the ground of marriage. बट अगर हम वही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में देखें तो ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर यूज करते हुए ये जजमेंट दिया था. ठीक है, अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है, ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने इस ग्राउंड पे डिवोर्स दिया, इंडिया के गुजरात हाई कोर्ट ने इसको मानने से मना कर दिया. Although this ground is already recognized by the Supreme Court in 2023, although it is not written in Hindu Marriage Act 1955. तो अपने आप में एक काफी इंटरेस्टिंग केस है. तो सबसे पहले अगर हम देखें बैकग्राउंड देख लेते हैं, तो कपल जो है दे मैरिड इन 2008 इन अहमदाबाद अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955. Later they moved to Australia and became Australian citizens. Now in 2016 the husband he filed a divorce case in Australian court citing the irretrievable breakdown of marriage. Now wife objected this thing and she said कि under Hindu Marriage Act in which we married, it doesn't have this particular ground. Now Australian High Court granted divorce and holding that husband is entitled under the Australian law. On the other hand, wife filed the restitution of conjugal rights matter in Ahmedabad Family Court. Now, Family Court in Ahmedabad, it dismissed the case and it actually affirmed the ruling of the divorce decree of Australian court that it is valid and binding, and therefore restitution of conjugal right matter it is dismissed by the Family Court of Ahmedabad. ठीक है, because they said both the citizens are Australian citizens. Now what is High Court's observation? So High Court rejected the Family Court's view. Why? Because they said कि later citizen does not change by law governing marriage. ठीक है, so if citizenship later citizenship अगर change भी होता है, still जो law governing marriage है इस पर इसका impact नहीं होगा. Because marriage was solemnized as under the Hindu Marriage Act, so therefore it should be dissolved under the same act, same provisions only. And even though the Parliament has deliberately excluded the irrevocable breakdown of marriage, although Law Commission also suggested that it should be included in our Hindu Marriage Act, and the Supreme Court also have given this recommendation. Now, what the Gujarat High Court held? The Gujarat High Court said a Hindu marriage in India remains under HMA regardless of new domicile or citizenship. और अगर कोई इंडियन हिंदू मैरिज अगर इंडियन कोई है जो हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ऑल दो अगर वो अपना सिटीजन चेंज कर ले, डोमिसाइल चेंज कर ले, स्टिल ही विल बी कंटिन्यू टू बी कवर्ड अंडर द सेम एक्ट. ठीक है, एंड द फॉरेन कोर्ट कैन नॉट अप्लाई देयर ओन डिवोर्स लॉ to an Hindu marriage act marriage, okay, and can dissolve only by applying the Hindu Marriage Act and the grounds that are enumerated under that. Now, since wife objected, the Australian decree has no effect in India. Okay, now we need to understand the Supreme Court's precedent also. Now, there were two cases, one of 1991 and second was of 2023 that we mentioned in the very starting. Okay, so the first case of 1991, that is Y. Narasimha Rao versus Venkata Lakshmi case. In this, Supreme Court refused to recognize the divorce decree of US. Okay, now the ground was that not recognized. So they said that the grounds on which US court have given the decision that is not recognized by Indian कोर्ट, एंड वाइफ नेवर सबमिटेड टू यूएस कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, वाइफ ने कभी भी यूएस के ज्यूरिसडिक्शन को सबमिशन यहाँ पर नहीं करा. सो द रूल दैट इज लेट डाउन इज दैट फर्स्ट द ग्राउंड फॉर डिवोर्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ एंड द बोथ पार्टी दे शुड बी सरेंडर और freely submit to the foreign court. Now, if either condition is missing, the divorce decree have no effect. So we can see कि Gujarat High Court, the decision that is given, that is in the consensus with the precedent of Y. Narasimha Rao case.
Now 2023 in the Shilpa Shailesh versus Varun Srinivasan case, Supreme Court granted the divorce on the ground of irretrievable breakdown of marriage under Article 142.1. So for meeting the ends of the justice, we have Article 142. Under that, Supreme Court can give such kind of a decision even though it is not in the rule book. Okay, for meeting the end of the justice. So the bench also who have given the judgment in Shilpa Shailesh versus Varun Srinivasan case, they have said this power is discretionary and it is not a right, and it must be exercised with great care, ensuring the complete justice to both the parties. Okay, so therefore now we can understand why Gujarat High Court have given this particular case. So thank you so much for listening me. Stay tuned to Law Sequence.